Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का ये नया एपिसोड लेके हाजिर हैं। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू। चलिए डीके, पॉलिटिक्स से, इंडियन पॉलिटिक्स से हटकर आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो लूंगी सेजल चौधरी का लूंगी, पूछ रहे हैं कि यूएस के चुनावों में ऐसा कहा जा रहा है कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या यूएस एक अफ्रीकन एशियन ओरिजिन महिला को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, स्विंग स्टेट्स का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स उससे वाकिफ होंगे। वहाँ जैसे ये नहीं है कि डायरेक्ट वोटिंग होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता कि ट्रंप का और कमला हैरिस का हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो वहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है हर एक स्टेट में, वहाँ इलेक्टर्स होते हैं। अब इलेक्टर्स डिपेंड करता है कि वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ के जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनके जितने मेंबर हैं प्लस 2 सेनेटर होते हैं हर एक स्टेट से, उतने इलेक्टर्स चुने जाते हैं। वो इलेक्टर्स अलग होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर नहीं होते हैं या सेनेटर नहीं होते हैं। वो प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उनको चुना जाता है। हर एक स्टेट में अलग अलग नंबर के इलेक्टर्स होते हैं। टोटल यूएस में जो है 538 इलेक्टर्स हैं और वो जिसको चुनते हैं 270 जो मेजोरिटी हुआ, मिनिमम 270 जिसको आ गया वो प्रेसिडेंट हो जाता है। वो ऐसे नहीं, हमारे एमपी तरह का नहीं है, वो इलेक्टर केवल इसी पर्पस के लिए है कि ये करेंगे वो। तो हर एक स्टेट में इलेक्टर्स जैसे हुआ, तो आपने जैसे सपोज आपने बिहार ले लिया, अब अगर ट्रंप को आ गया से 1 करोड़ वोट्स और कमला हैरिस को 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 वोट आ गया, तो अगर बिहार में इलेक्टर 100 हैं तो ये नहीं है कि 1 करोड़ 1 में मतलब आधा आधा हो जाएगा, 51-49 हो जाएगा। 48 आउट ऑफ 50 स्टेट्स में जो यूएस में होता है कि जिसका पॉपुलर वोट में जिसका ज्यादा है ना, सारे इलेक्टर्स उसी को देता है। अच्छा। तो अगर हो सकता है कि ट्रंप को 1 करोड़ आ गया हो बिहार में और कमला हैरिस को 1 करोड़ 1 आया हो वोट, लेकिन वहां जितने इलेक्टर्स होंगे 100 के 100 वो सारे के सारे ट्रंप को जाएंगे अगर एक भी वोट ज्यादा आया तो। अच्छा। तो इसमें वो स्विंग वोटर स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन 50 स्टेट में देखें, 40 से 45 स्टेट्स है ना, उनका एक नोन रहता है कि कुछ हुआ कि जो हमेशा से 1980 से डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आ रहे हैं। कुछ स्टेट्स होंगे कि 1990 से केवल रिपब्लिकन्स को ही देते आ रहे हैं। तो उनका पता है कि वो किसको वोट देंगे। तो ये जो होते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, वो वहां पे ज्यादा कैंपेन भी नहीं करते। कुछ स्टेट्स जो इसको स्विंग स्टेट्स कर रहे हैं, इस वजह से 7 करीब है, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, जहां पे जैसे सपोज कि 2016 में ट्रंप के लिए दिया था, 2020 में बाइडेन के लिए दिया था। ऐसा सेफ सीट नहीं होता किसी का। और वहां पे वोट मार्जिन, बिकॉज वहां डेमोक्रेट भी हैं, रिपब्लिकन भी हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में, थोड़ा आगे पीछे, तो काफी मार्जिन काफी कम होता है रिजल्ट का। तो जैसे देखिए एक स्टेट जैसे विस्कॉन्सिन है, ट्रंप वहां 21,000 वोट से हार गया। वहां के जितने इलेक्टर्स हैं सारे के सारे बाइडेन को चले गए। अब कहीं पे जैसे एरिजोना ले लीजिए, बाइडेन वहां करीब 10,000 कुछ वोट से जीते, तो वहां से एक भी इलेक्टर ने फिर ट्रंप को नहीं दिया, सारे के सारे बाइडेन को देते चले गए। तो पॉपुलर वोट जो आपको मिलता है, जो आप वो कितना भी होगा नंबर, लेकिन अगर एक नंबर से भी आप आगे या पीछे हैं तो उस स्टेट के सारे इलेक्टर्स वो चले गए दूसरे को, अगर हारे तो ये 7 स्टेट्स जो है ना, विस्कॉन्सिन उसमें से एक है, एरिजोना भी दूसरा स्विंग स्टेट है, पेंसिल्वेनिया कह लीजिए, नॉर्थ कैरोलिना कह लीजिए, ये करीब 7 हैं जो कि यहाँ विक्ट्री मार्जिन काफी कम, ज्यादा बहुत कम होता है, 2% 3%। और वो जब स्विंग इसलिए करते हैं कि उनको पता नहीं, क्योंकि उतने डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन सारे उतने ही वहां पे स्ट्रांग है, तो वो जिधर जाएगा हल्का सा वोट से भी हुआ तो पता चले कि सारे के सारे इलेक्टर्स वहां चले गए उस कैंडिडेट को। जी। इसीलिए अब देखिए कि
ट्रम्प हो या कमला हैरिस हो, ये सारे उन स्विंग स्टेट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि वहाँ मैटर करता है। तो बेसिकली कंसेप्ट उसका स्विंग स्टेट्स का ये है, सब वॉच करते रहते हैं। अब मैंने उसको जोड़ा नहीं है कि सब ये सातों स्टेट का मिला के कितने इलेक्टर्स होंगे, लेकिन अब ये देखिए ना कि अगर आपके इंडिया में जैसे कहिए कोई 5 स्टेट है जहाँ पता नहीं किधर जाएगा, बाकी सारे स्टेट्स में पता है बीजेपी को, गुजरात टाइप के स्टेट है जाके सारा पता है कि बीजेपी को ही जाएगा। तमिलनाडु को लीजिएगा ठीक है, वहाँ बीजेपी को नहीं जाएगा जी। मतलब तमिलनाडु चलिए, मतलब उस तरह गलत कंपैरिजन है, बिकॉज एक पार्टी तो वहाँ पे उस तरह की है नहीं, लेकिन वैसे कह लीजिए कि 2 अगर पार्टी हो तो अगर सारे स्टेट का आपको पता है, 5 स्टेट का पता नहीं है कि किसके पास जाएगा ये, और 5 स्टेट में सारे एमपीज मिला लीजिए। बाय द वे यहाँ के एमपीज वहाँ के इलेक्टर्स सेम नहीं होते हैं, वहाँ इलेक्टर्स जैसा मैंने कहा वो अलग इसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आते हैं वो। लेकिन ऐसा कर लीजिएगा आपको पता चले कि सब जगह आपका डिवाइडेड है, ये 5 स्टेट मिला के यहाँ के एमपीज ये ओवरऑल रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगे। और वो 5 स्टेट में क्या होता है कि अगर एक जैसे मान लीजिए सपोज बिहार हो गया, जो एक जीतेगा, एक वोट से भी ज्यादा जीता, उसको 40 के 40 एमपीज उसके पास में जाएंगे। माइंड यू, मैं एमपीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इलेक्टर्स को समझाने के लिए कह रहा हूँ बेसिकली कि सारे के सारे 40 चले जाएंगे कमला हैरिस के पास या ट्रम्प के पास, तो वो डिसाइडर हो जाते हैं। इसीलिए सारा यूएस इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स पे सबकी नजर रहती है, मतलब वहाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से लेकर एनालिस्ट सब देखते रहते हैं कि वो स्टेट किधर जा रहा है। और जैसे मैंने कहा ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन वहाँ प्रेसिडेंट का होता है, तो 2016 में ट्रम्प हिलेरी क्लिंटन से पिछड़ गए थे वो करीब 3 मिलियन वोट से। हिलेरी क्लिंटन को 3 मिलियन वोट ज्यादा आया था, लेकिन फिर भी इलेक्टर्स ने ट्रम्प को बनाया। तो वो उसका थोड़ा सा पिक्युलियरिटी है उस सिस्टम का, काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ लोग लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन वो स्विंग स्टेट्स का बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, जहां तक ये दूसरा सवाल का दूसरा ये था कि कमला हैरिस जीत रहे हैं या ट्रम्प, अब ये हम तो यहाँ से क्या कहें, लेकिन हम जो वहां पे जो सर्वेज आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ट्रम्प का जो लीड है पिछले 1 सप्ताह 2 सप्ताह को जो रिजल्ट पड़े वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बीच में काफी लीड मिलती जा रही थी, फिर से लीड धीरे धीरे ट्रम्प का पीछे होता चला जा रहा है। तो ये अभी तक का है रिपोर्ट। अब आगे फिर अभी है टाइम, अभी देखिए उसमें क्या निकलता है। विश्वनाथ इनका यूजर नेम है, वीके बोल रहे हैं, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में खींचतान एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और अजीत पवार के बीच होती दिख रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है, वोटर्स कंफ्यूज्ड हैं, पत्रकार भी कंफ्यूज्ड हैं। इस मेसी और केओटिक स्थिति के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि लूजर इन सभी में वोटर निकलता है? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार तो हमेशा से कंफ्यूज होता है इलेक्शन में तो उसको तो जाने दें जी। दूसरे मेसी जो कर रहे हैं सिचुएशन, आपकी इतने कम से कम 6 आपके मेन पार्टीज हो गए, 3-3 दोनों साइड के। मेसी है और जिम्मेवार इसके लिए आप क्या ठहराएंगे? देखिए, जिस तरह का सिस्टम है, एक लार्जर इसमें आप उसको आप देखें, आप ये नहीं कह सकते कि शिंदे ने क्यों छोड़ा शिवसेना या अजित पवार क्यों छोड़ के गए, उनके सबके अपने अपने कारण हैं, लेजिटिमेट आप माने नहीं माने सबके अपने अपने कारण हैं, डेमोक्रेसी में चलता है ये। उसमें ये है कि अब इतने पार्टी जगह अलग अलग कारणों से हैं, किस लिए आए हैं, तो वोटर सब इसमें डिसाइड करेगा। अब जिस लार्जर पिक्चर की बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो होता है डिफेक्शन हो जाता है पार्टी से, पार्टी टूट जाते हैं, इधर जाते हैं बेसिकली पावर के लिए। अब इलेक्शन के बाद जो है उद्धव ठाकरे डिसाइड करते हैं, उनका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है, अब हम फिर से कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं, एनसीपी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। फिर उनकी पार्टी को तोड़ के महायुति बन रही है, अजित पवार अचानक फिर इनके साथ आ जा रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिशियंस का वो डर जो था ना कि आप एक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात कर लीजिए, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात कर लीजिए कि इस पे वोटर कैसे जज करेगा, उनको अब दिख नहीं रहा कि वोटर्स एक्चुअली माइंड इसको करते हैं। क्योंकि आपने कई देखा, एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी लाए, अब उसका देखिए क्या हो गया कि आप वो तैयार है कि ठीक है मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाता हूँ, डिस्क्वालीफाई मैं फिर से इलेक्शन लड़ लूंगा। और आपने बहुत सारे मोस्टली केसेस में देख रहे हैं वो वोटर्स फिर से उनको चुन के आ जाती है जी। तो आप कांग्रेस से गए होंगे या जेडीएस से गए होंगे, आप तो सरकार गिरा देते हैं, आप दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी के सिंबल पे आप बाय इलेक्शन लड़ने आते हैं और जनता फिर भी आपको जिता रही है। तो
लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह से अलायंसेज में अपनी पार्टी तोड़ ली, फिर आप अगर अच्छा कर गए, जी। ज़्यादा एमएलएज़ ले आए और शायद हो सकता है अब आप अच्छा कर जाएगा चुनाव में। तो इसके लिए आप किसको ज़िम्मेवार ठहराएँगे? ठीक है, पॉलिटिक्स में हम लोग बात करते हैं या एटलीस्ट जो नेता हमको बताते हैं कि भई हम एक सेकुलरिज़्म की राजनीति कर रहे हैं या हम सोशल जस्टिस से सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, वो सब बोलने की बात है। पॉइंट तो ये है कि अल्टीमेटली सारी पार्टियाँ एक पावर के लिए सारा कर रही है स्ट्रगल। उसी तरह इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस हैं, वो पावर के लिए जिनको जहाँ बेटर प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं जाते हैं वो। अब उसमें उनको देखें क्या इसका दल-बदल या पार्टी तोड़ना या इस तरह के अलायंसेस करने पे जनता क्या इससे नाराज़ होती है क्या? अब उनको लग रहा है कि इससे जनता का जो ट्रेंड रहा है कि जनता शायद माइंड नहीं करती या बहुत हुँ। जो जनता माइंड करती भी है वो बहुत ही छोटे पॉपुलेशन जो है बहुत वो माइंड करती है इसको। तो उनके राजनीतिक भविष्य पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जी। अगर पॉलिटिशियंस पे विश्वास है, तो फिर वो करेंगे, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेवार मानेंगे? आप उनको भी ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते बिकॉज़ पॉलिटिक्स में है ही वो पावर के लिए। जी। एक बड़ा-सा एक हम मॉरल एक बात कर सकते हैं कि भई ये गलत कर रहे हैं, कहाँ है मोरालिटी? कहाँ है प्रोप्राइटी? लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं ना, मतलब हुँ। एक आइडियलिज़्म अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है ग्राउंड पे। जी। तो यही है। देखिए अगला सवाल भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कार्तिक पराशर जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि क्या कोई पैन महाराष्ट्र पार्टी है या ये सभी कुछ ज्योग्राफिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं? देखिए, अभी के कॉन्टेक्स्ट में कहना मुश्किल है कोई पैन महाराष्ट्र पार्टी है। हुँ। कांग्रेस लंबे अंतराल तक पैन महाराष्ट्र पार्टी रही। धीरे-धीरे टूटते-टूटते अभी कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में लिमिटेड हो गई है। कुछ इधर सब जगह है। जी। बाकी अलग-अलग रीजन जैसे शिवसेना थी उसके अपने एक आप देखते हैं वो मुंबई मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और नीचे कोंकण से दूर को चले जाइए, वो पूरा कोस्टल बेल्ट उनका था इन्फ्लुएंस। हुँ। वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी थी, सबका अपना एक अलग-अलग स्पेस था। फिर बीजेपी 2014 के बाद से लेके बीजेपी इमर्ज कर रही है, उनका एक लार्ज पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में उसकी फॉलोइंग हो गए। मतलब मोस्टली तो एक समय में कह सकते थे कि बीजेपी पैन महाराष्ट्र पार्टी होने वाली है। जी। कांग्रेस जैसा पूरा दबदबा नहीं रहा था लेकिन उसको भी काफ़ी स्प्रेड कर गया था। लास्ट इलेक्शन तक वो कह सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में कोई पार्टी पैन महाराष्ट्र है, कहना मुश्किल है और वो रिज़ल्ट भी हमको नहीं बता पाएगा। हुँ। बिकॉज़ जिस तरह से 3-3 दोनों तरफ लड़ रहे हैं पार्टी, जी। जिस तरह सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हुँ। रिजल्ट्स आने के बाद भी अब कहना मुश्किल हुआ है कि कोई पार्टी पैन महाराष्ट्र है क्या? हुँ। अगला सवाल सेजल चौधरी का है, पूछ रहे हैं कि हरियाणा चुनाव नतीजों का महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? साथ ही आपके अनुसार किस पक्ष के जीतने की संभावना है? देखिए, किसके जीतने की संभावना है ये तो मैं नहीं बोल सकता, मैं कोई भी नहीं बोल सकता ये, जी। तो वो तो जनता डिसाइड करेगी, देखेंगे। जहाँ तक हरियाणा का इम्पैक्ट का सवाल है, 1-2 चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही है। हुँ। एक है जो कि कांग्रेस की रणनीति पे जो असर पड़ा है। तो आप कांग्रेस को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीटों के लिए अभी भी चल रहा है हुँ। और नेगोशिएशन चल रहा है, हार्ड बार्गेनिंग चल रही है जो कि नेचुरल है। जी। लेकिन अब कांग्रेस दिख रही है कि किसी भी स्थिति में हम मतलब एलाइज़ के साथ जाना चाहते हैं, वो तोड़ना नहीं चाहते कि उनको पता है कि क्या लॉस होगा उसमें। हुँ। तो अभी देखिए जैसे चलिए पोल बाउंड स्टेट की बात नहीं करते, यूपी में देखिए जैसे असेंबली बाई पोल्स हो रहे हैं 9 सीट्स पे। तो एक समय में एसपी जो है समाजवादी पार्टी उनको 2-3 सीट देने को तैयार थी 2 सीट तक। लेकिन कांग्रेस वो भी नहीं ले रही, उनको लग रहा है कि चलो ठीक है इसमें मेरा प्रोस्पेक्ट ठीक नहीं है, तो पहले तो वो नेगोशिएट कर रहे थे फिर वो बैक ऑफ कर गए। महाराष्ट्र में भी देखेंगे एक समय में काफ़ी विवाद चल रहा था और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तो काफ़ी कुछ बोल भी दिया बाहर निकल के कांग्रेस को। लेकिन फिर कांग्रेस देखिए फिर कांग्रेस थोड़ा-सा स्लो हुई। अब कई सीट्स जो जैसे अब जो नाना पटोले से बातचीत चल रही थी, हो नहीं रहा था तो एक समय में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कह दिया कि पटोले के साथ हम बात ही नहीं करेंगे। हुँ। फिर इन्होंने बाला साहब थोराट को भेजा, कुछ सीट और दिए फिर मतलब सरेंडर किए जो पहले नहीं करने को तैयार थे। जी। अभी भी बातचीत चल रही है लेकिन कांग्रेस का आप एटीट्यूड देखें कि अब धीरे-धीरे वो एक किसी तरह से चाह रही है कि पार्ट ऑफ ये रहें और एक लार्जर पिक्चर देख रही है किसी तरह से बीजेपी को डिफीट करना है, जो कि हरियाणा इलेक्शन में नहीं दिख रहा था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नहीं दिया, 3-4 सीट पे आम आदमी पार्टी ने उनको डैमेज कर दिया। एसपी चाह रही थी, तो एसपी तो 1 सीट तक तैयार हो गई थी, ये भी ये देने को तैयार नहीं थे। तो वो हरियाणा का लेसन अब लग रहा है शायद कि कांग्रेस धीरे-धीरे सीख रही है। वो तो कांग्रेस पे इम्पैक्ट की बात हुई, बीजेपी में इम्पैक्ट में देख सकते हैं कि एक एंथुसियाज़्म की तरह से जी। कि
पूरे इंथुजियास्टिकली लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, अब सेंटर ने, हाई कमांड ने जैसे कि पूरा ही टेक ओवर कर लिया है। अब जैसे अब सारा महाराष्ट्र की जो भी रणनीति बन रही है, कहाँ होगा, फाइनल डिसीजन यहाँ से अमित शाह ले रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें दिख रही है। अब देखना होगा कि नैरेटिव क्या बिल्ड करती है कौन पार्टी। कांग्रेस ने जो वहां किया था, जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी ने बिल्ड कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नहीं काउंटर कर पाई। अब वहां पे क्या होता है महाराष्ट्र में, वो हमको देखना है। जी। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग चीज ये है कि महाराष्ट्र में अब राहुल गांधी रणनीति नहीं डिसाइड करेंगे। वहां मेनली आप अगर देखें एमवीए की तरफ से तो शरद पवार डिसाइड करेंगे। जी जी। बीजेपी की तरफ से देखेंगे या महायुति की तरफ से देखेंगे तो मोस्टली अब सेंटर कर रही है। मतलब एक नाथ शिंदे तो है वहां पे फेस, लेकिन मोस्टली बीजेपी लीडरशिप जो है सो एक लार्जर किस तरह से चलना है, सरकार का एक नैरेटिव जो बिल्ड करना है, ये सेंटर से धीरे धीरे इन्होंने ये कंट्रोल करते जा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं घर आने के बाद थोड़ी जो चेंजेज आ रहे हैं इनकी स्ट्रेटेजी में। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, इस पे अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो। सरबजीत एस का है, बोल रहे हरियाणा के बाद ये कांग्रेस और आरजी को क्या करने की जरूरत है? देखिए, एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि अब इनको थोड़ा सा क्वेश्चन वही है कि आप सर्वाइव करना चाहते हो या आप बीजेपी को पहले आप डील करना चाहते हो या बीजेपी के साथ साथ बाकी से भी अभी लड़ना है आपको। तो अभी हरियाणा के बाद लाके नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि नहीं एलाइज को अकोमोडेट करने को तैयार है। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए चैलेंज है। देखिए अगला 1-2 साल देखिए कोई इलेक्शन नहीं है, मतलब इलेक्शन है, कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन कहीं पे नहीं है जी। अभी आपका मतलब झारखंड महाराष्ट्र हो जाएगा अभी, ठीक है, आपको दिल्ली वाला चुनाव आएगा, उसमें दिल्ली में कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन नहीं है, ये बेसिकली आम आदमी पार्टी या बीजेपी के बीच होगी। बिहार में कांग्रेस एक पार्ट है अलायंस का। जी। तो 2024-2025 तक में इनका कोई रोल ही नहीं। 2026 से जब आएगा, 26 में भी देखिए वेस्ट बंगाल हो गया अगेन, मतलब वो मेजर फोर्स नहीं है। असम है उस समय, उसमें हो सकता है। तो आपके पास टाइम है अभी 1-1.5 साल का, जिसमें क्या क्या गलतियां हुई है। जैसे एक गलती इनका बहुत क्लियर निकल के आएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई है ही नहीं। हरियाणा में क्या हुआ, जो वहाँ के अब लोकल जो जानकार हैं वो हमें बताते हैं कि बीजेपी के अपने वोटर्स तो संघ आगे, आरएसएस एक्टिवली आगे, बीजेपी के जितने वोटर्स थे वो तो निकल के आ गए। जी। लेकिन जो वोटर कांग्रेस के थे जिन्होंने लोकसभा में दिया था निकल के, बहुत सारे उसमें घर पे रह गए। कांग्रेस वाले उनको ला ही नहीं पाए बूथ पे, क्योंकि लग गया है कांग्रेस जीत ही रही है। और इसीलिए आपने देखा कि लोकसभा और असेंबली में कम से कम 6-7% परसेंटेज वोटर्स जो है सो नहीं निकले या नहीं है इनको देने के लिए। उसका ओवरऑल वोट शेयर कम हुआ है कांग्रेस का। तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं वहां पे। आपके बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट यूनिट नहीं है, बूथ की तो बात ही भूल जाइए। और ये सालों साल से देख रहे हैं। मुझे याद है 2012 में जब यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद बाहर में हम लोग एआईसीसी में खड़े थे, सारे रिपोर्टर्स खड़े थे वहाँ पे। राहुल गांधी से पूछा क्या हो गया, राहुल गांधी आए सोनिया गांधी के साथ, हम तो आपको अब आप देखना आगे से कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा, आपको हम दिखा देंगे क्या चेंज करते हैं यूपी में। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस के कारण हुआ। 2007, 12, 17, 22 अब जितनी बार कांग्रेस ने बात की है, अरे ऑर्गेनाइजेशन वीक है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए। बस हर एक ऑर्गेनाइजेशन वीक है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अभी तक सारे स्टेट में जाइए ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस है ही नहीं। तो अभी जब आपके पास कहीं अब नहीं है मेन की बीजेपी से आपको अब टकराना है, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर करना है, तो पहले बीच में ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर लीजिए। जी। हर एक स्टेट में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन लीडरशिप है, किसको आपको प्रमोट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना एक नैरेटिव बताइए कि किस रूप में आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। अभी कांग्रेस का एक कोई नैरेटिव है नहीं। जी। बीच में जैसे आपने फ्रीबीज शुरू किया, अच्छा ठीक है हम आपको 1000 रुपए देंगे, 2000 देंगे महिलाओं को, जो एक न्याय का जो है टूटा फूटा रूप हर एक स्टेट में। अब टूटा फूटा मैं नहीं कहूंगा, मतलब न्याय का हर एक स्टेट में उसको उसी तरह के एक स्कीम जब कभी महिलाओं के लिए कभी इस वर्ग के लिए अनाउंस करते चले गए, अब वो भी दूसरी पार्टीज ने ले लिया है, तो आप उसमें ही मैच नहीं कर सकते। आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, उस पर भी आपको उसका रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है आपके ग्राउंड पे। आपको लगा था उसे ओबीसी जाएंगे, आ नहीं रहे हैं। तो आप इस बात पे कि अडानी और अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है, उस पर आपको वोट मिल नहीं रहा है, मतलब लोग उससे कन्विंस्ड है नहीं। तो आप लोग को कैसे कन्विंस करेंगे? आपको बैठ के विचार करना पड़ेगा कि लोगों के लिए आप क्या है, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट। जी। मतलब लोग आपको वोट क्यों दें, आप बीजेपी से अलग क्यों हैं। कोई अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे, राहुल गांधी को दे, तो क्यों दे। जी। वो स्पेसिफिक आपको एक अपना वो बिल्डअप करना पड़ेगा इमेज। आपको बनना है, अगर बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं, बीजेपी की पॉलिसीज को आप अगर डिसअप्रूव कर रहे हैं,
कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है, वो पॉलिसी पसंद नहीं है, तो आप ये नहीं कहें कि मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है। आपको जनता को बताना पड़ेगा कि आपकी क्या पॉलिसी होगी, जी। और फिर आप जनता से पूछेंगे कि मुझे उस पॉलिसी के लिए नहीं, मुझे हमारी पॉलिसी के लिए वोट दीजिए। अभी आप क्या करेंगे, आप अपना ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे जनता को, आप कह रहे हैं वो बेकार है। हुँ। अब जनता फिर सोचे अच्छा वो बेकार है, लेकिन फिर अच्छा कौन है? जी। आपने अच्छा वाला कुछ ऑल्टरनेटिव तो दिया नहीं। तो ये सब पे कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, और अभी है 1.5 साल इनके पास में है, जब कोई मेजर चुनाव इनके पास नहीं, जिसमें पूरा पार्टी मशीनरी नहीं लगनी है, तो हुँ। ये चीजें इनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी अभी। देखिए, आपने तो न्याय स्कीम की बात हाँ। की, उससे जुड़ा भी एक सवाल हमें आया हुआ है। हम्म, पॉलीमाथ पांडा इनका यूज़र नेम है, बोल रहे 2019 के हल्का लंबा सवाल है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना का प्रस्ताव रखा, जो मूल रूप से यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई का एक रूप था। अब कई राज्यों द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए 1000 से 3000 तक के मासिक पेमेंट्स की घोषणा के साथ ऐसा लगता है कि यूबीआई का एक रूप आकार ले रहा है, खासकर उन राज्यों में जो चुनाव से पहले ऐसी घोषणा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्रवृत्ति भारत में न्याय कॉन्सेप्ट या यूबीआई के ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन का संकेत देती है? इसके अलावा जहां ये पहल महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है, करके उन्हें सशक्त बना सकती है, वहीं ये आर्थिक चिंताओं को भी बढ़ाती है। एक और एडिशनल इनकम उपभोग को या कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार कर सकता है। दूसरी ओर ऐसी संभावना है कि लो वेज लेबर में लगने की इच्छा कम हो सकती है, जिससे संभावित रूप से लेबर सप्लाई प्रभावित हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इन कॉम्प्लिकेटेड राजनीतिक और आर्थिक इम्प्लीकेशंस को देखते हुए इस अप्रोच से जुड़ी फीजिबिलिटी और रिस्क्स पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इन्होंने कई सारे सवाल किए हैं, सब सवाल का जवाब तो मैं एक साथ नहीं दे सकता। मैं एक्चुअली कुछ लंबा सवाल है, मैं कुछ जी। शायद कुछ भूल जाऊँ, कुछ हुँ। चीज़ों को एड्रेस करना। बात इन्होंने प्रोडक्टिविटी की रेज़ की है ग्राउंड पे, वो इश्यू है, कई स्टडीज़ हो चुके हैं। ये फ्रीबीज़ प्रोडक्टिविटी को कम करती है। जी। जहाँ तक रूरल आई मीन फार्म सेक्टर में इसका प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो इश्यूज़ है, हमें भी ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रहा है। खैर, मैं स्कीम बाय स्कीम नहीं जाऊँगा। लार्जर पिक्चर क्या है कि आप जब फ्रीबीज़ देना शुरू करते हैं, तो आपका इंटेंशन बेसिकली क्या होता है? इंटेंशन आप किसी को एम्पावर करना हो, ठीक है, महिलाओं को आप 1500 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं। एक्चुअली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ग्राउंड पे। विदिन द फैमिली वो एम्पावर होती हैं। उस पैसे को मेल मेंबर हो सकता है कि उसको अपने वेजेज़ को कैसे खर्च करता हो। लेकिन आप वुमेन को देंगे तो मोस्टली बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा। वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च करेगी, वो कुछ खाने के लिए खर्च करेगी। बट जनरली सोचा जाता है कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव उसका यूज़ होता है उस पैसे हुँ। का। हालाँकि लॉन्ग टर्म में नहीं, अब कितना देंगे, 3000, 4000, 5000, ऐसे तो इस तरह का चलता नहीं। मैं ओवरऑल फ्रीबीज़ की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्कीम की नहीं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल फ्रीबीज़ का प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपके पास जो डीके शिव कुमार कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने कहा था, अब कांग्रेस ने इतना कुछ प्रॉमिस तो कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने में, और 60,000 करोड़ अगर दे रहे हो उसमें, जी। तो उसके बाद आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या बचा? आप लोगों को कैसे एम्पावर करते हो? पॉकेट में पैसे देने से एम्पावरमेंट नहीं हो जाता है पूरा। आप सही में अगर चेंज करना चाह रहे हो, तो आपको रोड बनाना पड़ेगा, आपको स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पे टीचर्स लाने पड़ेंगे, अच्छे टीचर्स। लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब आगे पढ़ने का देना पड़ेगा, आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स लाने पड़ेंगे। अब इन स हेल्थ में आपको मतलब नॉर्मल वैसे ही नहीं कोई हेल्थ क्लिनिक खोलिए, आपको अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल सब जगह होने चाहिए। पैसा आपको वहाँ पे लगाना है, और जिससे कि सोसाइटी एम्पावर्ड होगी, लोग एम्पावर्ड होंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचे। सारा आप हमेशा जो आपके वोटर्स हैं, उनको पैसे ही दे जा रहे हैं अलग-अलग स्कीम के नाम पे। कब तक सस्टेन होगा? पिछली बार भी हमने बात की थी, हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि भाई बढ़ने दो, जब 50,000 हो जाएगा ना तो ठीक है, पर पर पर्सन तो सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा। जी। ऐसे होता नहीं ना, बिकॉज़ कोई भी स्कीम अगली सरकार डिसकंटिन्यू करेगी नहीं, हुँ। और हर एक इलेक्शन आएगा तो अगला अपोज़िशन पार्टी होगा और बढ़ाने की कोशिश करेगा जी। कि हम ये दे देंगे, इस पे और ये आपने बढ़ता अच्छी ही बात चला कहा। जाएगा। कब तक, हुँ। कहाँ तक जाएगा ये? डीके अगला सवाल प्रज्वल श्रीनिवास का है, बोल रहे हेलो डीके सर एंड अपूर्वा मैम, मेरा सवाल ये होगा कि चंपई सोरेन के इस शिफ्ट से झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में नक्सली और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स इशू जैसे मुद्दे किस हद तक डिटर्मिनिंग फैक्टर होंगे? देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ आपको। अब हुँ। मेरी हमारी कलीग है सान्या, हुँ। अब यहाँ से तो मैं नहीं जवाब दे सकता कि इन सारे फैक्टर्स का ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन वो अभी ग्राउंड में घूम रही है। आपको जल्दी ही उस पे हम लोग ग्राउंड से एक रिपोर्ट देंगे। जी। तो उसका हम इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे-बैठे इस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्या हुँ। इम्पैक्ट हो रहा है हुँ, हुँ, ग्राउंड हुँ। पे। जहाँ तक पहली बात है, अगेन चंपई सोरेन क्या इम्पैक्ट होगा देखते हैं, बिकॉज़ देखिए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी
पांचों ट्राइबल सीट्स हार गई थी। हुँ, अब है तो पैनिक है अगर ट्राइबल्स वहां निकल जाए तो अब है कि इसमें चंपई सोरेन, देखिए चंपई सोरेन बहुत ही वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं जेएमएम के, स्टेटहुड मूवमेंट ने पूरा काम किया, 30 साल जेएमएम में रहे वो। हुँ, शिबू सोरेन के इतना खास थे, तो बड़े चेहरे हैं वो, 6 बार के एमएलए भी रहे हैं वो। और उनका कोल्हन रीजन जो होता है, हुँ, कोल्हन रीजन जो झारखंड में करीब 14 असेंबली सीट्स आते हैं, बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड, आपका जमशेदपुर हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, तो इसमें इनका एक दबदबा रहा है। जी, तो ट्राइबल्स ने क्या, ये ट्राइबल्स जिन्होंने वोट नहीं किया था बीजेपी को, क्या चंपई सोरेन ला सकते हैं? हुँ, बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन के साथ ट्राइबल्स जाएंगे या चंपई सोरेन के पास जाएंगे? जी, जी, देखते हैं क्या होता है चुनाव में, लेकिन बिल्कुल। पूरा इनका होप वहीं पे है, कोल्लम रीजन पे। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। हमारे जो कलीग्स हैं, सान्या भी है ग्राउंड पे, उनके द्वारा जल्द ही रिपोर्ट्स आएँगी। अगला सवाल डीके विपिन का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या ये कहा जा सकता है कि भाजपा जैसी रिसोर्स रिच और काडर आधारित पार्टी के लिए हरियाणा जैसे छोटे राज्यों में चुनाव जीतना आसान होगा, बड़े राज्यों की तुलना में जहां संसाधनों और काडर को उसी तरह से केंद्रित नहीं किया जा सकता है? क्या आप ये भी बता सकते हैं कि पार्टियाँ, स्पेशली राष्ट्रीय पार्टियाँ, राज्य के बाहर से धन कैसे लाती हैं? देखिए बीजेपी के लिए मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, कि हरियाणा में कम है और मतलब महाराष्ट्र में बड़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी कह सकते हैं कि बेस्ट प्रिपेयर्ड मैं कहूँगा, अगर ऑर्गेनाइजेशनली देखें किसी पार्टी को, किसी इलेक्शन के लिए, छोटे-बड़े सब स्टेट में, तो वो तो मैं शायद, मुझे लगता नहीं है। प्लस ये देखिए, जहाँ काडर की बात है, कोर कौन है वहाँ पे? मतलब हुँ, जो या तो संघ के स्वयंसेवक हैं, जो अभी भी संघ में है और जो पार्टी में नहीं है, और जो नहीं, जो कि पॉलिटिकल कामों में आ गए, पार्टी में आ गए। वो उसी एंथुसियाज़्म के साथ ग्राउंड में काम करते रहते हैं वो। जी। महाराष्ट्र में भी जैसे लास्ट मुझे कहा गया था, 600 स्वयंसेवक, 6000 स्वयंसेवक निकले हुए हैं ऑलरेडी फील्ड में, जो हुँ, मेरा इन्फॉर्मेशन है। इलेक्शन के कई सप्ताह पहले से निकले हुए हैं, घर-घर में जा रहे हैं वो। जी। तो वो उसको कोई पार्टी दूसरी मैच नहीं कर सकते। और बड़ा स्टेट होगा तो आप यूपी में देखेंगे और ज़्यादा संख्या में लोग निकलेंगे, और अभी तो शुरुआत है, देखिए कितना एक्टिव होती है संघ वहाँ पे। हुँ, तो बीजेपी काडर से ज़्यादा आप संघ, आरएसएस के स्वयंसेवक की बात करें कि जो ग्राउंड पे कितना काम करता है। जी। बाकी ऑर्गेनाइजेशनली जहाँ बीजेपी के अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो क्या कम्युनिकेशन छोटा हो, बड़ा स्टेट हो, टॉप से लेके बॉटम तक, डेली आपने देखा होगा पन्ना प्रमुख का मीटिंग लेते रहते हैं। अब अमित शाह भी कहीं जा रहे हैं तो कहीं बूथ बूथ कार्यकर्ताओं का मीटिंग शुरू हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट का या पूरे स्टेट का, हुँ, हुँ, पन्ना प्रमुख का हो गया। तो ये लगातार टच में रहते हैं ये, जो कि जैसे कांग्रेस के पास इस तरह कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा कोशिश नहीं करते कि कांस्टेंट एक उससे कम्युनिकेशन लेके रखे। जी, तो जी। अगर ऑर्गेनाइजेशनली कहेंगे तो शायद बीजेपी बेटर इक्विप्ड है बड़े स्टेट्स में लड़ने में। देखिए, हमें एक और सवाल आया था हमारे मेंबर से, इनका नाम तपेश मजूमदार है, बोले नमस्कार फ्रॉम लंदन। कज़ान में मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपकी एक्सपर्ट कमेंट के माँग रहे हैं वो। हुँ। तपेश जी, इस पे हमारे जो एडिटर चीफ हैं शेखर गुप्ता, उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, चूँकि हमें टाइम कम है इस वीडियो में। एक और सवाल लूँगी डीके। ये सवाल है विपिन गुप्ता का, ये हमारे मेंबर है, बोले रिसेंटली हरियाणा सीएम ने शेड्यूल्ड कास्ट के सब कैटेगराइजेशन को मंजूरी दे दी है। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कमेंट नहीं आया। इस डिसीजन का असर बाकी स्टेट्स की पॉलिटिक्स पर क्या हो सकता है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का शेड्यूल्ड कास्ट के सब कैटेगराइजेशन पे क्या स्टैंड है? देखिए, गोल-मटोल है, जवाब सब सारे का आया रिएक्शन, सब हुँ, गोल-मटोल है। अच्छा। देखिए उसमें क्योंकि थोड़ा-सा टची चीज़ है अभी। हुँ, अब सब कैटेगराइज़ेशन की बात करें, अब जैसे हरियाणा में इन्होंने कर दिया, क्योंकि चुनाव के पहले ही इन्होंने कर दिया था। हुँ, उसका इम्पैक्ट अब देखेंगे। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, सपोज़ हम दलित की बात करते हैं या यूपी का ले लीजिए, जाटव्स, नॉन जाटव्स। हुँ, जाटव्स डोमिनेंट हैं, नॉन जाटव्स की संख्या ठीक-ठाक है वहाँ पे, लेकिन सब अलग-अलग है उसमें। सब कैटेगराइज़ करके आपने क्या किया कि मायावती के जाटव अगर लॉयल रहे हैं, तो आप जाइए बाकी नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी जो है, सो आपके साथ आ जाएगी, भई आपको हमने सब कैटेगराइज़ करके अलग से रिज़र्वेशन दे दिया। जी, अब वही हरियाणा में सरकार ने अपना डिसीजन ले लिया है इसको लेके। अब उसमें है कि जैसे कि वो जो कहते हैं डिप्राइव्ड ग्रुप जो है एससीज़ में, उसको हम 10% अलग से जो है सो उसका एक कोटा करके उनको हम अलग से रिज़र्वेशन दे देंगे। हुँ, तो होता है कि अगर एक डोमिनेंट किसी एक पार्टी के साथ है, नॉन डोमिनेंट हमारे साथ आ जाए। अच्छा।
लेकिन पार्टी जो होती है जिसमें किसी को, जैसे अब कांग्रेस है, वो दोनों तरफ से वोट का एक्सपेक्ट कर रही है, तो उस पे क्या बोलेगी? बड़ा मेजर्ड वे में कुछ-कुछ बोल दी, लेकिन कुछ बोलना उसमें मुश्किल होता है। जैसे पोस्ट पोल डेटा देखेंगे आप हरियाणा का और सीएसडीएस लोकनीति वाला, तो उसमें करीब 50-53% जाटव्स ने वोट किया कांग्रेस के लिए और उससे काफ़ी कम बीजेपी के लिए किया था। लेकिन अच्छा। जब नॉन जाटव की बात करेंगे हरियाणा में, तो बीजेपी के लिए नॉन जाटव ने ज़्यादा किया, क्योंकि सब कैटेगराइज़ किया, शायद इसका इम्पैक्ट हो, करीब 44-45% ने किया बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कुछ 32-33% ने किया। तो इसका इस तरह से पॉलिटिक्स चलता है, मतलब डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट वाला। लेकिन अब ये चुप रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए तेलंगाना में, अब तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के पहले ही मोदी जी गए थे, उन्होंने कहा कि मडिगा वहाँ पे एक सबकास्ट है। उनका कहना है कि मालाद जो एक मेजर एससी कमिटी है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो ले जाते हैं रिजर्वेशन का। तो मोदी जी प्रॉमिस करके आए थे कि हम भी कुछ करेंगे आपके लिए। लोकसभा चुनाव के पहले कमेटी बैठाई कि देखो सब क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है हमारे गाज का। उसके बाद कमेटी का तो हमने सुना नहीं है, लेकिन आपने असेंबली इलेक्शन के बाद, सॉरी, लेकिन अभी आपने उनका देखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट का आ गया फैसला कि हम जो है से ABCD कैटेगरी जो सब क्लासिफिकेशन का एससीज का, हम उस पर हम काम करेंगे अब। तो सब ये राजनीति चल रही है। किसी भी पार्टी को ओपनली बोलने में, मायावती बोल गई कि अनफेयर है, बिकॉज मायावती का एक उनको है कि जाट सेंट्रिक हमारा जो है पूरा सारे जाट हमारे साथ आ रहे हैं, नॉन जाट छोड़ के चले गए। तो ओपनली आप उन्होंने अपोज कर दिया कि एससी ने गलत रूलिंग दिया है, लेकिन बाकी सब पार्टी इसके अराउंड काम करने की कोशिश कर रही है। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, फीडबैक देते रहें। अगर आप सवाल भेजना चाहें तो उसकी लिंक हम कम्युनिटी, हमारा जो पेज है यूट्यूब के, उस पे पोस्ट करते हैं, लेकिन हम आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।